हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आवेश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। कैसे आवेश की उत्पत्ति हुई, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी वस्तु है, पूर्णतः उदासीन होती है। क्यों उदासीन होती है? कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जब इसको किसी चीज़ से रफ करते हैं, यानी कि इसको रगड़ा जाता है किसी, मान लिया ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये बी है आपका, इस चीज़ से इसको रगड़ा जा रहा है, तो होता क्या है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाते हैं। तो क्या हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल करके गए हैं, यहाँ से यहाँ तक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के गए हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर लेकर के चले गए हैं। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है ऋणावेश होता है, ये भी याद होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन को हम ई से दिखाते हैं, इस पे कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, ये ऋण आवेश होता है इसके ऊपर। और कितना होता है वो भी याद होना चाहिए आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, इतना ऋणावेश इसके ऊपर मौजूद होता है। अब हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए। मान लिया n इलेक्ट्रॉन ये निकले हैं इस तरफ से, ए से निकल करके बी पे चले गए। इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो जो आवेश आएगा वो Q बराबर -NE हो जाएगा। इस पे ऋण आवेश हो जाएगा। ध्यान रखना क्या होगा, इस पे ऋण आवेश हो जाएगा। और इस पर जो हो गया कमी हो गई, यानी प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो वो अब धन आवेश आ जाएगा। लेकिन सूत्र वही रहेगा, Q बराबर हो जाएगा +NE। ये कैसा हो जाएगा, धन आवेश। अब इस पे धन आवेश आ गया, इस पे ऋण आवेश आ गया, तो पक्का है इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करना शुरू कर देगा, यानी कि वो इसको एक दूसरे को खींचने चालू कर देंगे। यहीं से हमें इस चार्ज की उत्पत्ति का पता चलता है। ओरिजिन ऑफ चार्ज जिसको हम बोलते हैं वो यही है कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो इनके ऊपर चार्ज आता है, ऋण आवेश आता है या धन आवेश होता है। जिसपे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धन आवेशित हो जाती है वस्तु, और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो ऋण आवेशित हो जाती है। अब थोड़ी सी समस्या आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में जो जा रहे हैं इससे भी कोई कम आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए मेलिकन ने एक प्रयोग किया था जिसको मेलिकन प्रयोग बोलते हैं या मेलिकन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसकी सहायता से उसने सिद्ध करके दिखाया था कि किसी भी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश नहीं हो सकता है। इसलिए इसको हम एलिमेंट्री आवेश कहते हैं या मूल आवेश कहते हैं। चलते हैं वो देखते हैं कि वो प्रयोग क्या था और कैसे किया गया था। इसने क्या करा है मेलिकन ने, देखिए जरा, उसने ये प्लेट्स ले ली इसने और इन प्लेटों को बैटरी से जोड़ करके एक को धनावेशित कर दिया, इसको धनावेशित कर दिया और इसको ऋणावेशित कर दिया। कैसे किया गया इसको देख लीजिए। यहाँ पर एक ले जा करके बैटरी से जोड़ दिया गया और बैटरी का जो धन टर्मिनल था वो इधर रख दिया गया। यहाँ पर एक कुंजी लगा दीजिए क्योंकि कुंजी लगानी जरूरी होती है। ये बैटरी है, बैटरी का ये ऋण सिरा है और ये धन सिरा है। आपका ध्यान रखना है, ये बैटरी लगाई इसने, यानी यहाँ से विद्युत क्षेत्र यहाँ लगाने की कोशिश की गई। अब यहाँ से क्या करा इसने, नोजल लिया एक, और नोजल ले करके यहाँ से ऑयल ड्रॉप यानी कि तेल की बूंदें, तेल की बूंदें फुहारे के रूप में यहां से छोड़ा गया। ये ऐसे करके छोड़ा गया। जब ये बूंदें इसके बीच में पहुंची, यहां पे जब पहुंच गई, मान लिया ये एक बूंद हो गई हमारी।
अब इस बूंद के ऊपर, चूंकि आवेशित बूंद है, इस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करना चालू हो जाएगा। तो इस पे ये प्लस वाला तो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है और ये माइनस वाला धकेलने की कोशिश कर रहा है, और इसका भार mg नीचे की ओर काम कर रहा है। ये mg भार है, और ये ऊपर की ओर एक बल काम कर रहा है, जो कि कौन सा बल है? विद्युत बल जिसको बोलते हैं। F जो है यहाँ पर विद्युत बल, इसके द्वारा जो काम कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी प्लेट प्लस पे है ये, और ये सारी प्लेट ऋण पर है, तो ऋण वाली प्लेट इसको उधर धक्का दे रही है और ये प्लस वाली इसको अपनी ओर खींच रही है। पक्का है इस पर कोई ऋण आवेश मौजूद है। अगर ये धन आवेश होता है तो बैटरी के सिरे को हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद इसको हम यहाँ ड्रॉप जो उधर से आ रही है, जो बूंद आ रही है, उसको हम बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है तो ये जो F लगाया, ये क्या चीज था हमारे पास? विद्युत बल था। ये क्या चीज था? विद्युत बल F था। M क्या है? M गोली का द्रव्यमान है। जो भी थी तेल की बूंद थी, उसका गोली का द्रव्यमान है। और G क्या है? G है गुरुत्वाकर्षण से जो बनता है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ये बच्चों क्लास 12 के लिए है वैसे तो बना हुआ। तो गोलीय का द्रव्यमान हो गया, गोली का द्रव्यमान m, और g इसका गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और F जो है गुरुत्व बल हो गया। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र लगाया गया उसके अकॉर्डिंग बल चार्ज करेगा। तो विद्युत क्षेत्र जो लगाया गया उसको सूत्र देख लीजिए क्या है? विद्युत क्षेत्र, वास्तव में विद्युत क्षेत्र को हम E से दिखाते हैं, और E बराबर जो होता है वो F/Q हो जाता है, F/Q हो जाता है। तो यहां से F जो निकालेंगे वो QE के इक्वल हो जाएगा, और यहां एक गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है आपका mg। तो एक तो समीकरण नंबर 1 ये हो गई, और एक जो बल लगा वो लगा गुरुत्वाकर्षण बल, ये mg के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गई। ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों बल के मान बराबर हो जाएंगे। तो चलिए दोनों बल के मान बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये QE का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। लेकिन E जो होता है वो होता है, E का जो सूत्र होता है वो V/D होता है। V तो वोल्टेज हो गई इनके सिरों के बीच की वोल्टेज, और D इसके बीच की ये दूरी हो गई। वोल्टेज जो है हम यहां से मिल जाएगी, हमें कितनी वोल्टेज दी गई है, तो यहां E की जगह यहां रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा? ये Q हो जाएगा, और E अप की जगह V/D आ जाएगा, और बराबर mg आ जाएगा। और Q बराबर भी NE होता है। ये मैंने सूत्र अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यानी Q बराबर जो था कितना था? NE था। तो ये सूत्र भी है हमारे पास, इसकी सहायता से हम यहां पर मान रखेंगे, और देखो क्या आता है यहाँ पे, यहां NE आ जाएगा, V/D हो गया, और बराबर कितना हो गया? mg हो गया। इससे हम n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा? n बराबर हो जाएगा mg, और d ऊपर पहुंच जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? E × V। यहां E हो गया और B हो गया। इसको जब कैलकुलेट किया इसने, जब इसको हल किया गया, तो इसकी सहायता से n का मान एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, तो कम से कम एक संख्या थी इसमें। कम से कम n का मान 1 आया था, इसलिए इसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो याद रखना, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। इस आवेश के तरह इलेक्ट्रॉन आपका कार्य करता है, जिससे कि ये पूरा हमारा संतुलन हो जाता है। तो ये था मिलिकन का प्रयोग, जिसकी सहायता से उसने अपना एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी भी वस्तु पे चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नहीं हो सकता है, इसी का पूर्ण गुणक होगा, यानी मल्टीपल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Q बराबर जो सूत्र दिया गया, ये Q बराबर NE, और इस N को पूर्ण संख्या माना गया,
यानी ये क्या हो गया, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये ऐसा कुछ कहा गया था। ये मिल्कन का एक्सपेरिमेंट था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर रहता है बच्चों, नीट में भी रहता है और आपका जो AIEEE होता है वहां तो रहता ही रहता है इसका एक क्वेश्चन। लेकिन बच्चे क्या हैं, चूंकि इसकी पूरी थ्योरी नहीं पता होती है, ये वाले फॉर्मूले नहीं पता होते हैं, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके बीच से स्टेप को उठाते हैं। कभी भी सिंपल नहीं पूछा जाएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये सब चीजें दे करके इसमें से कोई एक आधी चीज पूछ ली जाएगी। तो ये सारे सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए और करने आने चाहिए कि हाँ कैसे हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। और अब चलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तरफ। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? ये है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को अगर रखा जाए तो उस पर जो बल लगता है और उस आवेश की निष्पत्ति को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको हम दिखाते हैं E से। तो E बराबर जो सूत्र आता है, जो बल लगा वो F और बटे में Q0 बोलते हैं। Q0 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। F क्या है? F तो बल है और Q0 क्या है हमारे पास? परीक्षण आवेश है बच्चों, ध्यान रखना, परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश में री 10 लगाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। परीक्षण आवेश, चलिए परीक्षण आवेश है ये, या इसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। परीक्षण आवेश की जगह टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हो आप इसको। ये है आपका टेस्ट चार्ज। चलिए टेस्ट करने के लिए रहता है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम एक सूत्र की उत्पत्ति करेंगे कि कैसे ये काम करना चालू हो जाए। तो मैंने बताया आपको कि मान लिया ये कोई, अब एक टॉपिक लेके चलते हैं, बिंदु आवेश के कारण। यहाँ पे टॉपिक आएगा हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण। उसके समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और इसकी तीव्रता कह दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं जरा आगे क्या होता है इसमें। तो मान लिया कि ये कोई एक बिंदु आवेश है हमारे पास, ये कोई बिंदु आवेश ले लिया हमने और इसका आवेश जो है वो प्लस का Q है। इससे R दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु P है जहां हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु आवेश से ये दूरी है, ये R दूरी पर स्थित है। अब ये चूंकि प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का ये आवेश प्लस Q चार्ज रखा जाएगा। ये प्लस का Q0 तो इसको दूर भगाएगा, तो ये आपका E यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई आपकी। तो चलिए देखते हैं, इसके सूत्र को लगाते हैं। सबसे पहले कूलाम का जो नियम था वो ये था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सूत्र लगाया था कूलाम ने। तो कूलाम के नियम से F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q1 Q2 होता है तो Q0 कर देंगे और बटे R² होता है। ये कूलाम के द्वारा लिया गया था ये नियम। Q1 Q2 यहाँ होता है, Q1 का मान Q रख दिया और Q2 का मान यहाँ। कूलाम के नियम से जो सूत्र है वो लिख कर दे रहा हूं मैं यहाँ। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है के माध्यम का परावैद्युतांक है Q1 और Q2 बटे में R² है। ये जो होता है एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी होती है, और इसका मान जो होता है एप्सिलॉन 0 का ये होता है 8.86 × 10⁻⁻12 होता है, और इस पूरे का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9, और K जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक है। K क्या है?
माध्यम का परावैद्युतांक। और निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है? ये निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 होता है। बच्चों ध्यान रखना है, निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान 1 होता है हमारा हमेशा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा क्या है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने सूत्र को। तो जो दिया था कूलाम ने नियम, ये कूलाम का नियम था, इसके द्वारा इस पे जो बल लग रहा था वो हमने दर्शा दिया इसको। अब क्या करना है, इस सूत्र को लेके चलना है कूलाम के नियम से, और ई का जो सूत्र है ऊपर दिया हुआ है, तो ई का जो सूत्र है वो लगा देते हैं। ई बराबर होता है कितना? F/Q0। मान रख दीजिए एफ का मान ये रखा जाएगा पूरा का पूरा 1/4πε0 के। Q है, Q0 है, और बटे में R² है, और बटे में क्या आ गया? ये Q0 आ गया। ये Q0 और ये Q0 कट जाएगा आपका। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे? ये बच जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे बच्चों K भी है। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। और जल का सबसे ज्यादा होता है, जल का जो होता है परावैद्युतांक वो 80 या 81 के करीब होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा Q/R² हो जाएगा। ये आपका सूत्र आ गया, पहला सूत्र है ये आपका विद्युत क्षेत्र के लिए। और इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम इसका जो मात्रक होता है। भौतिक में हमारे मात्रक का बहुत महत्व होता है बच्चों, ध्यान रखना। भौतिक विज्ञान में मात्रकों का बहुत महत्व होता है। यदि किसी भी डेरिवेशन में या कहीं पर भी आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं और उसमें अगर मात्रक है तो आपने लिखा नहीं है तो उसके नंबर आपके काट दिए जाएंगे, डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो मात्रकों का ख्याल आप लोग बहुत रखेंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र का पहला सूत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला सूत्र आया है, जो एक बिंदु आवेश के कारण है। ये बिंदु आवेश मैंने ले लिया था, इससे r दूरी पर ये एक बिंदु लिया था जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी थी। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, यानी परीक्षण, आप कोई सा भी काम करते हैं टेस्ट करने के लिए कुछ तो रखा जाता है, तो यहाँ एक परीक्षण आवेश रख दिया जाएगा। तो परीक्षण आवेश रखने के बाद जो है इस पर कितना बल लगा वो F हमने इस सूत्र से निकाला कूलाम के नियम से। ये जो बल आता है ये न्यूटन में आता है बच्चों, और ये जो मात्रक बना है न्यूटन प्रति कूलाम यहां से बना हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम। F का मात्रक न्यूटन और Q0 का मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। तो ये एक जो होता है बिंदु आवेश के कारण उसके समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें बच्चों थोड़ी सी लिखनी पड़ती है लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज लिखनी पड़ती है? ये जो आपने चित्र बनाया इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। मैं ओरली बोल दे रहा हूं क्या लिखना पड़ता है। माना किसी बिंदु आवेश को एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है, और इसके समीप R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस P बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। अब इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से ये होगा। अब ये सूत्र लगा देंगे, फिर E का सूत्र बताएंगे F/Q0। अब इसमें मान रख देंगे, F का मान रखते Q0 कट जाएगा, E का सूत्र आ जाएगा। इसका मात्रक आपको लिखना बहुत जरूरी है, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं मिल पाते हैं पूरे। 1 नंबर तो आपका गया, 2 ही नंबर का तो कुल होता है, ये 2 या 3 नंबर में आता है, और नंबर आपके कट जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलने पाता कहाँ गए। इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बच्चों की, आपको पता भी नहीं रहता और नंबर आपके काट दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये विद्युत क्षेत्र वाला था हमारा हिस्सा, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ जानना शुरू करते हैं। चलते हैं कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम क्या है, यानी कूलाम वैज्ञानिक है, इन्होंने नियम दिया था। इन्होंने क्या करता है, किन्हीं दो आवेशों, ये मान लिया एक आवेश है Q1 है और एक दूसरा आवेश यहाँ पर बना रहे हैं हम, ये आपका Q2 है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बीच की दूरी हमने मान लिया Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी R है,
और ये ऐसे माध्यम में रखे हैं जिनका परावैद्युतांक k है। तो फिलहाल वायु अगर है तो k का मान 1 हो जाएगा, या निर्वात है तो भी k का मान 1 रखा जाएगा। लेकिन जल का सबसे ज्यादा होता है वो 80 होता है k का मान, तो वो बाद में कहीं बात करेंगे, कहीं न्यूमेरिकल वगैरह की बात उठेगी तब हम बात करेंगे इसको। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी बल कौन सा F, इन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बीच की दूरी का ये वर्ग हो गया और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है मतलब। अब ये चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और वो नियतांक हम सीधे लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k भी लिख दे रहे हैं साथ में हम, और ये Q1 है और Q2 है और बटे में r²। तो बच्चों इन मानों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। k क्या है हमारे पास, k है माध्यम का विद्युत परावैद्युतांक। वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। ध्यान रखना बच्चों, निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है, और जल के लिए सबसे अधिक होता है। जल के लिए k का मान जो है 80 या 81 के आसपास होता है, इसको नोट कर लेना, इतना होता है इसका मान, और ये मान आपको याद होने चाहिए। निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान हर वक्त 1 ही लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1, तो यहाँ मान रख दीजिए। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, बटे में r² हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र हो गया। इसमें एक नियतांक जो दिखाई दे रहा है, इसका जो मान होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखना, या न्यूटन लिखना नहीं भूलेंगे। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो नियतांक होता है उसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है। तो ये आपको नियतांक याद होना चाहिए हर वक्त, और ज़्यादातर ये आंकिक प्रश्नों में काम आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये एक और चीज़ थी इसमें, वो एप्सिलॉन 0 का मान भी था, ये 8.86 है × 10⁻12 होता है। तो ये नियतांकों के मान आप लोगों को हर वक्त याद होनी चाहिए, जिससे कि आपका काम कहीं रुकने न पाए। आंकिक प्रश्न अगर आए तो आपको आसानी से हल कर सकें। हर बार जरूरी नहीं है कि पेपर में वो आपको मान दिए ही जाएं, इसलिए आपको अपने पास याद होने चाहिए। तो हर वक्त उसको लिखते रहना चाहिए, जिससे कि रिपीट करने से वो सब चीज़ें याद हो जाती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये चूंकि कूलाम नहीं दिया था तो उसके नाम पर ही ये कूलाम का नियम रखा गया था। स्टार्टिंग यहीं से होती है। और इसमें आजकल एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, वो इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि ये Q1 × Q2 की बात करते हैं अधिकतर। तो चलो उसको बताने जा रहा हूं Q1 Q2 का क्या पूछते हैं। अब कूलाम के नियमानुसार आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मान को भी बताया है इन्होंने। अगर दोनों पर आवेश प्लस प्लस है, यानी ये प्लस हो ये भी प्लस हो, तो ये बल प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। अगर दोनों पे माइनस चार्ज है तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इन दोनों केसेस में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन अगर एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, या एक माइनस हो जाए और एक ये प्लस हो जाए, तो इनके बीच में जो काम करेगा वो बल आकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन बच्चों अब आपसे ये नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है उसको भी ढंग से समझिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है और उन एग्जाम की छोटी छोटी बारीक चीज़ें पूछते हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, उस पर हम जानना चाहते हैं। अब ये पूछते हैं कि Q1 × Q2 इसका मान ग्रेटर देन 0 है, इसका मान ग्रेटर देन 0 है,
या फिर पूछते हैं लेस देन 0 है तो उनकी प्रकृति बताइए आवेशों की। अगर ये कंडीशन है तो ध्यान रखना ग्रेटर देन 0 का मतलब धन आवेश हो जाएगा, एक तरह से ये धन का आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा, यानी कि दोनों आवेश एक जैसे होंगी, यानी दोनों आवेशों की प्रकृति समान होगी। अर्थात क्या हो गया, दोनों या तो धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे। तो यहां लिख देना दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। ये आ जाता है। लेकिन अब वो पहलू पलटते हैं अपना। पलटने का मतलब ये है कि Q1 इंटू Q2 का मान जो है लेस देन 0 आ गया। अब के केस में क्या होगा, तो दोनों की प्रकृति विपरीत होगी, यानी क्या हो जाएगी, यहां पे यहां लिखना पड़ेगा दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होगी। इसका मतलब क्या हो गया, एक धन है तो दूसरा ऋणावेश हो जाएगा, यानी एक धन हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, या एक ऋण होगा तो दूसरे वाला धन आवेश हो जाएगा। इस तरीके से प्रकृति ये Q1 Q2 हो जाएगा। ध्यान रखना ये Q1 Q2 है, ऐसे ही यहां पर भी Q1 और Q2 है। तो दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, एक धन होगा तो दूसरा ऋणावेश का होगा। इस तरीके से वो जो आजकल का जो कॉम्पिटिटिव है एग्जाम, वो कभी सिंपल रूप से नहीं पूछेगा आप लोगों से, कुछ ऐसा घुमा फिरा करके पूछता है। लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये वाले भी आपको क्लियर मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।